Hello everyone, good evening. बहुत मिस किए सर आपको। अरे हम भी किए मृत्युंजय भाई साहब। दो चीज पहले क्लियर कंफर्म की जाए, पिक्चर क्लैरिटी और क्लैरिटी ये दोनों सही है या नहीं, ये दो चीजें पहले कंफर्म कर दी जाए। पिक्चर क्लैरिटी एंड वॉइस क्लैरिटी। दोनों सही है, ऑल ओके। थैंक यू चित्रा। ठीक है, दोनों सही है। और अब मेरे स्टूडियो में आई थिंक नॉइज भी, नॉइज कैंसिलेशन का भी हमने उपाय कर दिया है। तो अब मेरे स्टूडियो में किसी तरीके का नॉइज भी नहीं आना चाहिए आगे से। वॉइस पहले से काफी क्लियर होगी और लाइटिंग वगैरह भी पहले से काफी क्लियर होगी। तो ये प्रॉब्लम, किन्हीं का ब्लर आ रहा हो तो एक बार बैक हो जाएंगे और बैक होकर के रिकनेक्ट हो जाएंगे तो वह सही हो जाएगा। एनीवेज, चलिए दोबारा से एक बार आप लोगों के साथ आए हैं। और किसी के बारे में क्या कहना कि आखिर बीच में गैप क्यों है? रीजन स्ट्रेस था और कुछ नहीं। एक्चुअली पूरी दुनिया बहुत इस पैंडेमिक से बहुत ज्यादा सफर कर रही है और इंडिया क्या सफर कर रही है आप लोगों के सामने है। बट इंडिया में टीचर्स जो हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं एजुकेशन में, वो लोग बहुत बुरे तरीके से सफर कर रहे हैं। और शायद हमारी गवर्नमेंट उनके बारे में उतना ज्यादा सोच भी नहीं पा रही है। तो कहाँ से, और डिप्रेशन का फेज ये बहुत बड़ा है, तो जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा, और ऐसा नहीं कि परेशानी हट गई इसलिए लाइव आ गए। एक्चुअली आप लोगों का प्रेशर बहुत था और सिद्धांत सर बहुत लंबे टाइम से बोल रहे थे, हम भी उनको 10 दिन 10 दिन और 10 दिन और 10 दिन, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट के भरोसे थे कि गवर्नमेंट अगले 10 दिन बाद खोल देगी। तो इस वजह से हम भी सिद्धांत सर को हमेशा 10 दिन और टाइम दिए जा रहे थे। बट हाँ, उसी में डिले हुआ। फाइनली लगा कि चलो आप ही लोगों के बीच समय गुजार करके स्ट्रेस हटाया जा सकता है। टीचर की सारी संपत्ति आप ही लोग होते हैं, कोई भी टीचर हो, छोटे लेवल के हो, बड़े लेवल के हो, यूनिवर्सिटी लेक्चरर हो, कुछ भी हो, तो या ट्यूशन टीचर हो, टेबल टीचर हो, तो टीचर का जो हिसाब किताब होता है वो सब कुछ उनका स्टूडेंट होता है। गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि अभी जिस कमरे में हूं, जिस स्टूडियो में हूं, इससे बाहर निकलने के साथ ही और इस लाइव सेशन से हटने के साथ ही दुनिया भर का सारा बोझ फिर से दोबारा सर पे आ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वापस पहले जैसे हो जाते हैं। तो उतनी देर मतलब ईश्वर की ये कृपा है बहुत अच्छी, गॉड, अल्लाह, जो भी आप कह ले, कि वाकई उतनी देर तो कुछ कम से कम दिमाग में नहीं आता, कुछ भी दिमाग में नहीं आता। इसीलिए लगा मेरे को भी कि वापस आना चाहिए वहीं पे जहां से हमने स्टार्ट किया है आप लोगों के बीच, तो आए। दूसरी बात, पैंडेमिक बहुत बुरे स्थिति में लेकर के जा रहा है और अब लॉकडाउन की बहुत सख्त जरूरत थी, बट गवर्नमेंट नहीं लगा पा रही है क्योंकि उनका भी अपना परसेप्शन है कि अब जो है रोजगार की वजह से और प्रॉब्लम होगी लोगों को, तो लोग, गवर्नमेंट नहीं लगा पा रही है। बट अभी नीडेड है, लास्ट ईयर जितनी जरूरत थी उससे बहुत ज्यादा अभी नीडेड है। तो सिचुएशन ये है कि स्थिति काफी बुरी है, बहुत हद से ज्यादा बुरी है। आप लोग सुरक्षित रहें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। अपने आप को सेफ रखें और अपने आप को कभी भी वाले इंसान ना समझे कि मेरा इम्यून अच्छा है। ठीक है, 35 40 या 25 या 20 एज के आप हैं, आप किसी एज, वट एवर यू बिलोंग फ्रॉम एनी एज ग्रुप, तो आपको उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होना अपने इम्यून को लेके, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि अभी तक साइंस जो भी कोरोना पे जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, हर दिन नई नई चीजें एविडेंट हो रही हैं, हर दिन नई नई चीजें फाइंड आउट हो रही है। प्रोटीन से रिएक्शन
बाहर का वॉल का ब्रेकिंग, बहुत सारी चीजें हर दिन नई नई चीजें आ रही है। आप याद कीजिए अगर अच्छे से, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट, अगर अच्छे से आप याद करें, दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट ने क्लेम अच्छे से कर डाला था क्या, 35 डिग्री से ऊपर कोरोना सस्टेन नहीं कर सकता। उन दिनों को याद कीजिए, लास्ट ईयर का। भाई साहब अभी हम जहां रह रहे हैं 43 42 टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन केसेस यहां ऐसे हैं, इस तरीके से लोग मर रहे हैं और ऐसे जलाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि सब्जी मंडी में सब्जी बिक रहा है, आ रहे हैं सामने। तो अब आप सोचिए कि जब दुनिया भर के बड़े साइंटिस्ट, आप हम तो कुछ नहीं है, सारे लोग, सब लोगों का एजम्पशन इसमें जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने आप को 30 मार खा कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इम्यून पर काम करना भी होता है। इम्यून जो है वो नेचुरल चीज है, वो एक दिन में डेवलप नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इम्यून पे आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने पास बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जिनको आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करके मतलब कोविड के अटैक से अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, थोड़ा सा आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट इन द सेंस कि उसको आने से रेसिस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? होम रेमेडीज आप कर सकते हैं। आप स्टीम जरूर ले, जैसे आप एक तरीके से आप ऐसे समझिए, बहुत क्लियर वर्ड्स में टीचर हूं तो आपको ऐसे समझा रहा हूं, जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और सैनिटाइजर को सेफ समझ रहे हैं, सैनिटाइजर आपके हाथों के लिए या टच करने के लिए कोरोना से आपको बचाता है, स्टीम उसी तरीके से आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को साफ साफ बचाता है उसके अटैक से। तो स्टीम ले, और खाली स्टीम कभी ना ले। हम बार बार बोलते हैं कि आप थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। हम लोग लास्ट ईयर हमने भी जम के किया, उसके बाद लापरवाह हुए, और अभी ताबड़तोड़ हमारे रिलेटिव्स और हमारे दोस्त मित्र बहुत सारे अफेक्टेड हुए इससे, और बहुत लोगों की डेथ हुई। हमारे मित्र लोगों की, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई जो टीचर्स हैं। तो फिर दिमाग हिल जाता है। ऐसे ऐसे स्वस्थ लोग जो 4 बजे सुबह उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, सुबह 4 बजे उठ के योगा करते थे, 2 घंटे, 1.5 घंटे 2 घंटे योगा करते थे, फिर वॉक करते थे, मतलब वो 7 बजे, 4 से 7, वो ऐसे ऐसे लोगों को अभी देखा हमने कि वो बहुत मुश्किल में पड़ गए, कुछ लोग गुजर गए। तो अब भरोसा उठ गया। लेकिन हां, कुछ चीजें जो हमने छोड़ दी थी, दोबारा हमने प्रैक्टिस। स्टीम को आप एकदम हर हाल में 2 बार मिनिमम ले, अगर 3 ले सकते हैं तो लीजिए, और खाली स्टीम नहीं लीजिए। आपके पास जो अवेलेबल है, बेस्ट होता है एल्कोहलिक प्रोडक्ट उसमें जाना, यूकेलिप्टॉल बेस्ट होता है। तो यूकेलिप्टॉल का जो प्योर फॉर्म होता है, आप वो इस्तेमाल करें। लोग कार्बोल प्लस टैबलेट वगैरह कैप्सूल डाल करके स्टीम लेते हैं, वो सिंथेटिक है। आप नेचुरल चीज लें, ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो वो क्या होता है, यूकेलिप्टस वाइल, इससे पहले भी कभी हमने बोला था, मेरे को याद है, बराबर बोलते रहता हूं, और टी ट्री वाइल, दोनों को मिक्स करके 5 ड्रॉप्स और 2 ड्रॉप्स के रेशियो में डाल करके आप उसको स्टीम ले, बहुत फायदा करेगा। बेस्ट, आप गूगल पे भी डाले, बेस्ट एंटीवायरल प्रॉपर्टीज किस वाइल में होती है। और ये मैं तब से ले रहा हूं, फरवरी से, फरवरी मतलब जब कोरोना का वैसा कुछ था नहीं, तब से मैं अपने घर वालों को भी दे रहा हूं। तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर नहीं उपलब्ध है तो आप साइट्रस जो होता है, मतलब नींबू के छिलके के, उन सबको भी पानी में डाल के बॉईल करके आप स्टीम ले सकते हैं। नहीं कुछ है तो अदरक को डाल के स्टीम ले सकते हैं। खाली ना ले, कुछ ना कुछ ऐड कर दें, नीम ऐड कर दें, तुलसी ऐड कर दें, ये सब चीज कर सकते हैं। और वाकई आयुर्वेद में एक एलिमेंट है, एक चीज होती है जिसको आप अश्वगंधा कहते हैं, ठीक है। ये स्मेल थोड़ा करता है, इस वजह से हॉर्स के नाम पे उसका नाम है। उसके पाउडर को, गिलोय का पाउडर आता है, गिलोय और गिलोय सत्व 2 चीजें होती हैं। तो आप अश्वगंधा में गिलोय सत्व को मिलाएं 75:25 के रेशियो में, अश्वगंधा पाउडर और गिलोय, इसको 2 बार ले, डिनर या लंच से आप आधा घंटा पहले 2 बार ले, जबरदस्त इम्यून हो जाएगा। आप गूगल पे सर्च मारे, बेस्ट इम्यून बूस्टर हर्ब इज व्हाट, एकदम सर्च मारे, बेस्ट इम्यून बूस्टर हर्ब इज व्हाट, आपको 1 नंबर पे दिखेगा अश्वगंधा। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी तक उसमें होती है, वो बेस्ट है, आपकी बॉडी को भी एनर्जाइज करता है, बहुत अच्छी चीज है। और उसका के लिए खा सकते हैं, लंबे टाइम तक आप खा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें करनी चाहिए बचाव के लिए ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहिए। अब हम लोग रेगुलर इस चैनल पे अब आएंगे। तो आज का हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं आपको बता दें। पिछले टर्म में जो हम लोग आए थे, तो पिछले टर्म में हम लोगों ने
आवाज किसी ने लिखा है कि सर सही नहीं आ रहा है। आप नहीं, मेरे ध्यान से आवाज क्लियर आ रही हो, आप एक बार बैक जाके रिकनेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, मैं भी सेफ हूं दिवाकर, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। तो पिछली बार जो हम लोगों ने शुरू किया था वो क्या था, मेन ग्रुप एलिमेंट्स पी ब्लॉक। इस बार उसको थोड़ा और बड़ा करते हैं और लेक्चर 1 से शुरू कर रहे हैं। लेक्चर 1 समझ रहे हैं ना, एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे। तो मैं दोबारा से मेन ग्रुप एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहा हूं और ऐड कर रहा हूं प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फिर से रिपीट कर दो, कंपाउंड के या एलिमेंट की 3 ही चीजें होती है। कंपाउंड चीजें होती है क्या क्या, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और स्ट्रक्चर, चौथी कुछ नहीं होती है। लेट सपोज, मान लो आप बोल रहे हो कि सोडियम को चाकू से काट सकते हो, इतना सॉफ्ट है सोडियम। व्हाट इज प्रॉपर्टीज, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर या रिएक्शन, तो दिस इज प्रॉपर्टी। आप मान लो बोल रहे हो कि सोडियम का जो स्ट्रक्चर है, मेटेलिक स्ट्रक्चर है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी है, और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो ये किस चीज को बता रहा है, प्रॉपर्टीज को कि रिएक्शन को कि स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर को बता रहा है। आप बोलते हो कुछ भी बोल के देखो, आप बोलते हो मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो आप कुछ भी बोलोगे, KMnO4 का कलर पर्पल है, क्या है ये, प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शन 3 ही चीजें होती है, ठीक है। तो मैं अब इसमें मेन ग्रुप एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज भी डाल रहा हूं और रिएक्शंस भी डाल रहा हूं, तो सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट उसके बाद बचेगा। एक चीज और क्लियर कर दूं, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पर पीके सिद्धांत सर काफी चैनल पे हमने वीडियो देखा ही है या सब कुछ देखते ही हैं, और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे लाजवाब टीचर हैं, और इतना ही नहीं, इनऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स के वो आपको वीडियोस अवेलेबल करवाते हैं। मेरा आने का पर्पस आपके लिए हमेशा से लर्निंग है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे को आप कंपटीशन के लिए एक कोई चैप्टर का की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना दे। मैंने पीके सिद्धांत सर को भी ये चीज क्लियर बोला, मैं आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूं कि कल को आप अगर जेआरएफ दें, जैम दें, सीएसआईआर दें या एमएससी दें, या किसी बच्चे को पढ़ाएं, आईआईटी जेई के लिए पढ़ाएं, नीट के लिए पढ़ाएं, या फिर ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाएं, तो केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। मैं उसके लिए आपको मुख्य रूप से आपके सामने वो लाइव आ रहा हूं। हाँ, डेफिनेटली इसमें एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो भी कवर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कहां आ जाएगा, क्वेश्चंस तो इसी से आने हैं, लेकिन बट बेसिक लर्निंग से लेकर के एक एडवांस्ड लर्निंग तक, लर्निंग है वहां तक हम आपको कवर करेंगे। जबकि आपके कंपटीशन की अगर आप बात करें जेआरएफ नेट की, वहां बेसिक लेवल की चीजें तो आएंगी नहीं। वहां ये तो आएगा नहीं कि भैया लिथियम सोडियम पोटेशियम में, लिथियम सोडियम में साइज का डिफरेंस ज्यादा है कि सोडियम पोटेशियम में ज्यादा है। वहां ये चीजें नहीं आएंगी, इतनी बेसिक लेवल की चीजें नहीं आएंगी, बट मैं वो भी कवर कर रहा हूं। इसके बाद बेसिक में भी बहुत सारी चीजें, चूंकि इनऑर्गेनिक तो काफी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, आप अगर वाकई जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, वो लोग 11th और 12th में जो अच्छे लेवल की केमिस्ट्री होती है उसको वॉच करें, उसको देखें, टॉपिक वाइज देखें। कभी आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया, कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लिया, कभी कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, कभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, कभी बैकबॉन्डिंग पढ़ लिया। ये टॉपिक्स आपको इनऑर्गेनिक में उस लेवल के जो बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, कुमार मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक। तो आप इस चैनल के ऐप में चले जाता है, पीके सिद्धांत सर के ऐप में चले जाता है, और इसी फॉर्म में ये वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए 2 तरीके से हेल्पफुल है। पहला, आप 11th 12th वाला जो बेसिक लेवल के साथ जो कंटेंट है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। जैसे आप अभी जाएंगे 11th 12th के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए, तो लर्निंग ही है वो, उसी का एडवांस्ड फॉर्म आपको पढ़ना। तो उसका एक बेसिक फॉर्म आपको 3 लेक्चर आयोनाइजेशन एनर्जी का एक फोल्डर में प्लेलिस्ट में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का 2 लेक्चर है, वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट किया, उसका एक फोल्डर मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें उसमें मैं डाल रहा हूं। तो उस चैनल पर से चीजों को पढ़ें, बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं, पढ़ के नोट्स बनाते चले जाए, ठीक है। और 2 कॉपी आप रखें, एक कॉपी रखें इनऑर्गेनिक के लिए, इन चीजों के लिए, और एक कॉपी रखें कि मेरे चैनल पे आपको जो कोई चैप्टर मिलेगा, पढ़ते चले जाएं, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, डाउट्स वगैरह हमसे पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्लियर कर दिया, आपके पास ये दोनों चैनल होने चाहिए। इस पर मैं वीडियो लेकर के इस पर ट्रांसफर कर लूंगा, अपलोड हो जाएगा, और इतना ही नहीं, आपको उस पर बहुत सारे बेसिक्स लेवल की चीजें भी मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। काफी ज्यादा बातचीत हो गई, 17 मिनट हमने आपका समय एंगेज किया है, 17 मिनट।
अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज की चीजों को। आप लोगों के मन में अगर कोई बात है तो आप बोल सकते हैं। एक बार शुरू हो जाने के बाद फिर रुकना पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार मेरे को एक चीज का आइडिया दे दीजिए, बस आप लोगों से आपका 2-2 सेकंड सब कर लूंगा। सभी लोग, जो भी लोग देख रहे हैं, कौन किस टाउन से हैं, एक बार वो लिख करके भेजिए। अगर कोई दिल्ली से है तो दिल्ली, कोई अगर कोलकाता से है तो कोलकाता, कोई रुड़की से है। एक बार सब लोग एक बार, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, आइडिया लेना चाह रहा हूं। यार कौन देखता है मेरे को लगता है कभी कभी बाबूजी तो कहते हैं कि तुमको कौन देखता होगा। वर्मा सरिता एमपी, भूपेश शर्मा जयपुर, दिवाकर सिंह आरा, रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश, चित्रा उत्तर प्रदेश, अभिषेक वर्मा सुल्तानपुर, संगम राय गोवा, वाह गोवा भाई बुला ले कभी, अरुण पटना, मनीष एमपी, भूपेश शर्मा जयपुर राजस्थान, राकेश कटिहार, भूपेंद्र सिंह राजस्थान, रोहित कुमार हरियाणा। अरे भाई साहब, ये तो सब चारों तरफ के हैं। सिंगौली, वेस्ट बंगाल, यूपी, मुंगेर, राजस्थान, नोएडा। नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं हो भाई कोई। और पिछले बार ना जब ले रहा तो मैं कश्मीर के लोग थे, बट इस बार कश्मीर वाले नहीं है। मुंबई भी दिख रहे हैं अभी, महाराष्ट्र। चलिए बहुत अच्छा लगा। बिहार वाले तो कोई दिख ही नहीं रहे यार, मेरे घर वाले लोग ही हमको नहीं। इसी को बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, इसी को बोलते हैं। देखो केरला भी निकल गया, मेरा मोस्ट फेवरेट स्टेट है। केरला भी निकल गए लोग, झारखंड भी निकल गए, कोलकाता हरियाणा। बिहार से सबसे कम है। अच्छा मृत्युंजय जी आप बिहार से हैं, चलिए गुड टू सी। अरे एनर्जी आ गई दोस्त। है अब हम भी बाबूजी को कहेंगे गर्व से, बाबूजी आप मेरे को समझते हैं क्या है, एरू गैरू। हाँ बोलते रहते हैं कि तुमको कौन देखता होगा। चलो इस बार बताते हैं, कमेंट्स दिखाएंगे कि कहां कहां के लोग देख रहे हैं। चलिए आइए, हाँ जम्मू कश्मीर वाले आ गए भाई साहब। हाँ प्रियंका देवी आ गई। अच्छा प्रियंका तुम जम्मू कश्मीर से हो, गुड। चलिए ठीक है शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और एकदम लाइव पर आइए, लाइव मतलब लाइव पर आइए, कुछ भी हो सारा लाइव पे आइए भाई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं तुम लोगों से, लाइव क्लासेस मेरी जब शेड्यूल हो यार लाइव पे आया करो। इस भरोसे मत रहो कि रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, रिकॉर्डेड देख लेंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आप लाइव के टाइम में जो डाउट्स मन में आते हैं ना, लाइव के टाइम में वो दिमाग बहुत बड़े रेंज में काम करता है। पाकिस्तान, अरे चलो ठीक है। तो लाइव के टाइम में ना दिमाग, बातों को समझिए। आप जब किसी को पढ़ा रहे होते हैं ना तो आपका दिमाग बहुत वाइड रेंज में काम करता है, अच्छे समझिएगा। या लाइव जब क्लासरूम में होते हैं, कोई चीज उस समय आपको डिस्टर्ब, उस समय डाउट भी प्रॉम्प्ट पूछ लेते हैं। बट जब आप रिकॉर्डेड देखते हैं ना तो पता है आप एक संकीर्ण दिमाग के हो जाते हैं। उस समय आप बहुत लिमिटेड जोन में चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग में कोई दूसरा चीज अटैक भी कर सकता है और आपको डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है पॉज कर देंगे, बाद में देख लेंगे। समझ रहे मेरी बात को ना? जब भी आप रिकॉर्डेड देखेंगे तो यही होगा कि कुछ दिमाग में आ गया, कोई चीजें आ गई, किसी से दोस्ती, किसी से झगड़ा, कुछ भी, प्यार मोहब्बत, इस उम्र में सब कुछ हो सकता है यार। तो कुछ भी आया, वो चीज अगर अटैक करेगा तो उस समय आप वीडियो पॉज कर देंगे और फिर आप वहां खो जाएंगे, तो फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक करेगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट आप लाइव आइए, प्लीज लाइव आइए। लाइव में लोगों की संख्या गिरेगी, फिर मेरी भी एनर्जी जाएगी, इसलिए लाइव आइए। हाँ अच्छा नहीं पढ़ाएंगे यार, बोल देना सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। चलो आ जाओ। मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले शुरू करता हूं इसमें एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स टॉपिक से, एलिमेंट की रिएक्टिविटी से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। एलिमेंट में अब दो तरीके के एलिमेंट मैं ले रहा हूं।
एक आज का पेज नंबर 1 है। पहला, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, सॉरी, नॉन मेटल्स। अच्छे से सीखते जाएं आप। नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों की रिएक्टिविटी। कोई मेटल रिएक्टिव है, इस बात का आज पहली क्लास है, लेक्चर 1। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये लेक्चर 1 है आज। ठीक है, और कितने लेक्चर होंगे ये सब अब मेरे समझ। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कोई मेटल काफी रिएक्टिव है, इस बात का मतलब यह हुआ कि या तो रिएक्टिविटी वर्ड का मतलब हुआ कि या तो इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी, या आराम से सुनोगे, या इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी। रिएक्टिविटी तो सिंपल यही होता है, रिएक्टिविटी तो यही होता है सिंपल, कि या तो इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीडेशन को बोलते हैं, देयरफॉर ये रिड्यूसिंग नेचर हुआ, देयरफॉर ये रिड्यूसिंग नेचर हुआ। अच्छे से देखोगे, या फिर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे। रिड्यूसिंग नेचर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और ध्यान से इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीडेशन को बोलते हो, तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का, तो ये रिड्यूसिंग नेचर। या फिर इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिएक्टिविटी का यही मतलब हुआ, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना। आराम से, तो मेटल किस चीज के लिए नोन है? क्लियर बोलोगे सर, इलेक्ट्रॉन लूज। रिएक्टिव होने का मतलब क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। तो मेटल किस चीज के लिए नोन है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब रिड्यूसिंग एक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब हुआ रिड्यूसिंग एक्टिविटी, मतलब दैट इज मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। आराम से समझिए, डाउट्स पूछने का भी आपको पूरा मौका रहेगा। और नॉन मेटल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फेमस है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी, अभी हमने क्लियर किया, दैट इज नॉन मेटल्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। थोड़ा यहां जिक्र एक लाइन के लिए कंपाउंड का भी जिक्र मैं कर दे रहा हूं, ठीक है? थोड़ा मैं यहां एक लाइन के लिए कंपाउंड का भी जिक्र कर दे रहा हूं। चलो आ जाओ। क्या, मान लो आप कहते हो NaH इज हाईली रिएक्टिव, कंपाउंड में किसी कंपाउंड के लिए रिएक्टिविटी बात करते हो, NaH इज हाईली रिएक्टिव। अब मैं आपको यह चीज समझा रहा हूं, आपने ये नहीं बोला है कि NaH इज हाईली रिएक्टिव, आराम से समझो, आपने ये नहीं बोला है कि NaH इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स विच, ठीक है? आपने ये नहीं बोला है। तो जब तक आप ये नहीं बोलते हैं, तब तक मतलब यही हुआ कि वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग किसी कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है? तो एक्चुअली इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ? NaH इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, या NaH इज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आया? एग्जाम्पल में आराम से देखो, आप बोलते हो कि O2PtF6 इज हाईली रिएक्टिव, कंपाउंड की बात मैं कर रहा हूं, दिस इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। हमने कोई रिएजेंट नहीं बोला कि एयर के तरफ, कि वाटर के तरफ, कि ज़ेनॉन के तरफ, कि किसके तरफ, मैंने कोई रिएजेंट नहीं बोला। तो आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग किसकी बात हो रही है। ध्यान से देखोगे, इट मींस, इसका मतलब है कि O2 इज स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली ये कौन एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। अगर लाइव हूं मैं
तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल आ जाएगा, सर NaCl बता दो, किसी के दिमाग में आ सकता है सर CSF बता दो, NaCl बता दो, K2O बता दो, कुछ इस तरीके का भी दिमाग में आ सकता है, कुछ वैसा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में यहां फिर लिख दे रहा हूं CSF, वेरी लेस रिएक्टिव, काफी कम रिएक्टिव, इसका मतलब है नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कंपाउंड भी जब आप हाईली रिएक्टिव बोलते हो तो वहां भी यही मतलब हुआ कि वो या तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एरिया को समझो, देखो क्या है। अब मैंने एक एग्जांपल, तो बहुत लोग के दिमाग में ये चीज तुरंत आ गई होगी, ध्यान से सुनोगे, बहुत लोग के, बहुत चीज क्लियर करने जा रहा हूं, बहुत लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि NaH सर ने बोला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट उनके दिमाग में क्लिक कर गया होगा, हाँ NaH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत लोग ये सोचे होंगे सर को कैसे पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसी तरह O2PTF6 जब मैंने लिखा तो बहुत लोगों का ना हो रहा होगा, धक धक हो रहा होगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग होगा कि रिड्यूसिंग, क्या बताएं क्या बताएं। कुछ लोग उसको रिड्यूसिंग बोले होंगे, गलत हो गया, और कुछ लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले होंगे, सही हो गया, या कुछ लोग लॉजिक देके कुछ लोग तुक्का लगा रहे होंगे। तो मेरा पॉइंट क्या है, ये मैं निकाल कहां से रहा हूं, ये कोई एक दिन की कोई सीखी सिखाई चीज नहीं है, कोई रूल नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। आपको केमिकल एक्सपीरियंस डेवलप करना है इन सब चीजों के लिए, और ये सब चीजें आपको 11-12 से निकल के आएंगी। ये सब चीजें ये सब चीजें 9, 10, 11, 12 से निकल के आएंगी। इसको कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता है ऐसे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आप वहां से शुरू करें। वहां मतलब समझ पा रहे हैं आप, एकदम बिगिनिंग लेवल से 9-10 से आपको वहां से स्टार्ट करनी चाहिए केमिस्ट्री। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए वो अभी फिलहाल लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है कि सर मेरे को ये नहीं पता, आपने लिख दिया अब मैं क्या करूं। आप अभी क्या कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। आप एक पेज तैयार करें, पेज, उस पेज को आप अपने वॉल पे चिपका के रखें। वो पेज, बहुत सारे तरह के पेज होने चाहिए, एक पेज की मैं बात कर रहा हूं। उस पेज पर जब भी आपके सामने इनऑर्गेनिक का कोई कंपाउंड आया, आप तुरंत उस पेज पे जाके उस कंपाउंड को लिख दें और उसका कलर लिख दें प्लीज। पहला पॉइंट हमने बोला। एक पेज पे क्या रहना चाहिए, अच्छे समझिए, ये कोई कंपाउंड जिस दिन अगर आप कहीं पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रांग है या वीक है, वहां जाके लिख दें। मेरी बात को समझे होंगे मैंने क्या बोला, क्योंकि ये कहीं एक जगह लिस्ट नहीं मिलेगा दोस्त, और ये आप एक दिन में सीख भी नहीं पाइएगा, तो इसकी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। हो सकता है बहुत बड़े केमिस्ट्री के तुर्रम खान हो, बहुत बड़े लेक्चरर हो, तब भी आपको बहुतों कंपाउंड का नहीं पता कि ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग, अच्छा है कि कमजोर। तो क्या करना है आपको, मैंने बोला कि आप एक पेज पेस्ट कर ले, चिपका ले, वॉल पे चिपका ले, उस पे कलर डाले। बहुत सारे तरह के पेज आपको चिपकाने पड़ेंगे, बट एक पे कलर का लिस्ट तैयार करें। जिस दिन जो कंपाउंड सीख लिया, O2PTF6 का कंपाउंड ऑरेंज रेड, तो ऑरेंज रेड जाके लिख दे अगर आपको कभी समझ में आया। और दूसरा पेज मैंने क्या बोला अभी फिलहाल, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस। नेक्स्ट, तो चलिए ये, अब मैं बात करता हूं कंपाउंड के लिए भी रिएक्टिविटी टर्म यूजफुल है और मीनिंगफुल है, बट अभी कंपाउंड पे नहीं जा रहे, अभी किस पे जा रहे हैं, एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स दो तरीके के हमने लिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए नोन है, इसीलिए रिड्यूसिंग एक्टिविटी, रिड्यूसिंग पावर, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए नोन है, इसीलिए यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, क्या आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ लोग लिख रहे हैं कि वॉइस, कभी कभी लिख रहे हैं कि सर क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर है? और भी लोग बताएं।
कभी कभी बीच में वॉइस ये हो रहा है। हाँ क्लियर है, ज्यादातर लिख रहे हैं क्लियर है, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं कि बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। उनका अपना भी नेटवर्क इशू है। गुड, गो अहेड, सब लोग लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों क्लियर है, सही है। मैक्सिमम लोगों का जिनका कभी कुछ हो जा रहा अपना भी इशू होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये हमने क्लियर किया। अब अगर आपने ध्यान से सुनो, इस रिएक्टिविटी को मैं क्लियर कर रहा हूं। कोई भी मेटल है एम, अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में गया, एम पर एक्स प्लस डाल लो, ध्यान से, एम पर एक्स प्लस डाल लो, और वो स्टेबलाइज्ड होना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन में। स्टेबलाइज्ड कहां होना चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन में। जबकि ये मेटल एलिमेंटल फॉर्म में था, तो एलिमेंटल फॉर्म में तो मेटल मोस्टली सॉलिड ही होगा। इस प्रोसेस का जो डेल्टा जी है वो डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी को। कौन रिएक्टिविटी को डिसाइड करेगा? इस कन्वर्जन का डेल्टा जी। किस कन्वर्जन का? मेटल एलिमेंटल फॉर्म से, एलिमेंटल स्टेट से जो एक्स प्लस एक्वस आयन में कन्वर्ट, हाँ स्टेबलाइज होना चाहिए एक्स प्लस एक्वस आयन। ठीक है, सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये एक्वस आयन में कन्वर्ट होना है इसको। तो जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, स्टेबलाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तब जाकर के इस प्रोसेस का जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी अगर लार्ज नेगेटिव है, जितनी लार्ज नेगेटिव है आप बोलेंगे कि वो मेटल उतनी रिएक्टिव है। उम्मीद है ये चीज क्लियर हुई होगी। अब आ जाइए सेम इधर, तो इधर भी आप क्या बोलेंगे? अगर कोई नॉन मेटल है, मान लो एक्स, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्स मान लो वाई माइनस ले आया और स्टेबलाइज्ड, इसको भी होना है कहां पे? एक्वस सॉल्यूशन में। और जो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का डेल्टा जी डिसाइड्स रिएक्टिविटी। डेल्टा जी डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी को। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बोला? मेटल की रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड होगी? मेटल, यहां पर बहुत सारा एरिया खुल जाएगा। मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइज्ड होगा, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइज्ड होगा। इस प्रोसेस का जो डेल्टा जी होगा वो जितना नेगेटिव होगा, बोला जाएगा कि वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे एग्जांपल में आप बोलते हो कि सोडियम मेटल काफी रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस चीज का मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब हुआ कि सोडियम मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल एक्वस फॉर्म में स्टेबलाइज हुआ, और इस प्रोसेस का डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव, इसलिए हाईली रिएक्टिव बोला गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस प्रोसेस में क्या क्या करना होगा पहले जरा सोचो। सोडियम मेटल सॉलिड फेज में है, तो सॉलिड में तो इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं हो, इलेक्ट्रॉन निकालते हो आप गैस फेज में, इतना तो आपको पता होगा। तो आप पहले उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन दे करके आप उसको पहले गैस फॉर्म में ले जाएंगे। पहले आपने क्या दिया? हीट ऑफ सब्लिमेशन, फिर आपने उसको गैस फॉर्म में ले गया, और गैस फॉर्म से फिर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पुट करके, तब वो Na+ गैस बना। अब उसको आप वाटर में डाल रहे हैं, क्योंकि एक्वस में स्टेबलाइज होना, वाटर में डाल रहे हैं, वहां हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, तब वो Na+ एक्वस बनेगा। और इन सारे प्रोसेस का डेल्टा H आप ऐड करेंगे और डेल्टा जी की इक्वेशन में चढ़ाएंगे, डेल्टा H - T डेल्टा S, तो डेल्टा जी जो निकलेगा वो लार्ज नेगेटिव निकलेगा। इसीलिए सोडियम को बोला जाता है हाईली रिएक्टिव। तो आपको ये होगा कि कोई एलिमेंट हाईली रिएक्टिव क्यों बोला जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या हुआ? उसी तरीके से हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, जैसे फ्लोरीन। आप बोलते हो कि हाईली रिएक्टिव है फ्लोरीन नॉन मेटल, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन F2 एलिमेंटल को आप F- एक्वस में कन्वर्ट आप कर रहे हैं, एक्वस में स्टेबलाइज होना है, एक्वस में आयन स्टेबलाइज होगा एक्वस में। इस प्रोसेस का जो डेल्टा जी है वो लार्ज नेगेटिव है। क्या आपको ये चीजें इतनी तक समझ में आई? रिएक्टिविटी का सिंपल मीनिंग, और इसको इलैबोरेट करेंगे। पहले इतनी तक चीजें समझ में आई? यस और नो एक बार बता दीजिए प्लीज जल्दी से।
तो ये पहला पेज है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, सभी लोग को समझ में, अभी बहुत मजा आने वाला है इसमें, बहुत ज्यादा मजा आएगा, अभी तो स्टार्ट किया हमने, ठीक है। आप जल्दी से फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले। तो हमने क्या बताया है यहां आपको कि NaH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, O2PTFC स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरीके का लिस्ट जो है आपको वो तैयार करते चले जाना है। हाँ, सबके पीछे क्या लॉजिक होगा, धीरे धीरे केमिस्ट्री आगे बढ़ते जाएगी तो सबके पीछे का लॉजिक भी आपको हम क्लियर करेंगे। तो चलो ये फर्स्ट पेज में आप रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स पर बात कर रहे हैं। अभी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स के बेसिक चीजों पर है हम लोग। अब इसमें देखो पॉइंट मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मतलब सिंपली जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9th-10th में समझाया जाता था हम लोगों को, नहीं 11th-12th में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक्चुअली वो सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्या बोला मैंने? सिंपली लोगों को बोला जाता था कि यार Na+ का मतलब क्या समझते हो, तो हम लोग बचपन में सोचते थे Na+ क्या है, Na से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, बट नहीं, कोई भी आयन के बारे में यही पॉइंट है। आयन के बारे में पॉइंट यही है कि वो जो आप आयन समझ रहे हैं, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और वो अगर कैटायन है तो इसका मतलब है कि उस फॉर्मेशन में एलिमेंटल स्टेट से शुरू होके एक्वस में स्टेबलाइज होने का स्टेप है। इसमें 2-3 स्टेप है। पहले वो मेटल गैस फॉर्म में गया, फिर गैस से आयन फॉर्म में आया, फिर एक्वस में गया। इसमें 3-3 स्टेप इन्वॉल्व है और उस कंप्लीट प्रोसेस का ΔH निकलेगा, फिर ΔG निकलेगा, तब वो नेगेटिव हुआ तो वो आयन स्टेबल हुआ और बोला गया कि वो एलिमेंट भी रिएक्टिव है। मैं लिख रहा हूं, चीजों को मैं क्लियर कर रहा हूं। चलिए आ जाइए। 10 एग्जाम्पल में, लेफ्ट साइड वाला एग्जाम्पल, सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम एलिमेंटल स्टेट को कन्वर्ट किया Na+ एक्वस में और इस ΔG लार्ज नेगेटिव है। अब आ जाओ, ΔG इक्वल्स टू ΔH - T ΔS। आ जाओ अच्छे से। अब इस प्रोसेस का जो ΔH है वो कहां से आएगा? सबसे पहले इसको आपको गैस में ले जाना पड़ेगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। आप समझ ही पा रहे होगे। पहले Na सॉलिड को किस में ले गए आप? Na गैस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। फिर आप क्या बनाओगे? Na+ गैस। तो फिर आपने क्या दिया? आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर आप यहां से क्या करोगे? इसको वाटर में डालोगे तो हाइड्रेशन होगा। वाटर में डालोगे तो हाइड्रेशन होगा। यहां आपने आयोनाइजेशन एनर्जी लगाया, यहां हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो गई और यहां आपने इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगाया। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो चलो आ जाओ। तो अब आप यहां पर माइनस क्या लिखोगे? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और ये जाहिर सी बात है, T∆S को अगर इग्नोर कर लिया जाए, टेम्परेचर नॉर्मल रख ले, इसका मतलब है यही वाला चीज लार्ज नेगेटिव होगा। तो इससे एक पॉइंट और निकला 10। इट कैन बी कंक्लूडेड, इट कैन बी कंक्लूडेड सिंपली, सिंपली आप ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या? दैट एन आयन is said to be stable
if its enthalpy of formation is नेगेटिव, या कह सकते हैं लार्ज नेगेटिव। देखो अब दो डायरेक्शन में चला गया, रिएक्टिविटी से एक और जगह पर हम पहुंच गए। कहां पहुंच गए? रिएक्टिविटी के साथ हम लोग इस जगह पे भी पहुंच गए कि कोई आयन स्टेबल कब बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली सोडियम कन्वर्ट करके Na+ एक्वस आयन में स्टेबलाइज हुआ। इसका मतलब है कि एक स्टेबल आयन के पीछे भी लॉजिक ये हुआ है, कॉमन लॉजिक ये है कि ये आयन बनने का जो इंथैल्पी चेंज था, इस वाला प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये डेल्टा H लार्ज नेगेटिव हुआ, और ये लार्ज नेगेटिव होने के कारण ये स्टेबल आयन कहलाया, और इसका कंसर्न्ड मेटल जो है वो रिएक्टिव कहलाया। तो दो टॉपिक एक साथ ओपन हो गया। एक टॉपिक ओपन हो गया कौन सा? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, और एक टॉपिक ओपन हो गया कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ आयन। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग काम करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ आयन पे भी हम लोग जाएंगे धीरे धीरे, दोनों पे हम लोगों को आना है। चलो आ जाओ। अब इधर मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल में, टू इज हाईली रिएक्टिव, F2 मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन बोला जाए तो F2 ही होता है। F2 इज हाईली रिएक्टिव। इसका मतलब हुआ कि जो आपका F2 था एलिमेंटल स्टेट में, तो F2 तो गैस ही होता है, सॉलिड होता नहीं है। इसको हमने कन्वर्ट किया F- एक्वस में, क्योंकि फ्लोरीन क्या बनाएगा? F- बनाएगा। तो इसको हमने कन्वर्ट किया दोस्त किसमें? F- एक्वस में। और इस प्रोसेस का जो डेल्टा G है वो लार्ज नेगेटिव रहा होगा। अब डेल्टा G लार्ज नेगेटिव रहा होगा, तब उसके डेल्टा H पर आ जाइए। डेल्टा H क्या होगा? क्या सब स्टेप होगा? पहले आप फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, तो फ्लोरीन गैस बनेगा। फिर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होएगी, F- बनेगा, और फिर आप इसको वाटर में डालेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होएगी, और ये बन जाएगा F- एक्वस। अच्छे से देखेंगे तो डेल्टा H में क्या क्या आ गया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या आ गया? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छे से देखोगे ये तीन चीजें आ गई, और इसमें मुख्य रूप से ये तीन चीजें आई। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं यहां भी कि F- आयन के स्टेबल होने के पीछे का लॉजिक क्या है? फ्लोराइड काफी आयन है, आप भी दिन रात इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या बना? उसके पीछे का रीजन बना कि F- बनने में जो इंथैल्पी चेंज है, बॉन्ड डिसोसिएशन, एफिनिटी और हाइड्रेशन, इनका सम जो है वो डेल्टा H नेगेटिव रहा होगा अच्छा खासा, तभी तो डेल्टा H नेगेटिव, तो डेल्टा G और बड़ा नेगेटिव। तो आपको दो चीजें अब यहां से ओपन हो गई। कौन कौन सी चीजें? एक रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ आयन। तो जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तब स्टेबिलिटी ऑफ आयन वाला टॉपिक इसके जस्ट बाद स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों टॉपिक एक साथ कनेक्टेड है, तो हम लोग जस्ट इसके बाद वो वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर भी होगी। तो अब अपन क्या करने जा रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ आयन को अभी होल्ड करते हैं, बस उसका एक बेसिक लॉजिक आपको दिया हमने, उसको होल्ड करते हैं, और अटैक किस पर करते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट पर। तो अब हम लोग खुल के बात करने वाले हैं। दो पार्ट हम लोग बांट रहे हैं, लेफ्ट साइड नॉन मेटल का और राइट साइड नॉन मेटल का। दो पार्ट बांट रहे हैं, पहले मेटल का ही चलो कर लेते हैं, फिर नॉन मेटल का कर लेंगे, उसमें एग्जांपल्स, ऑर्डर्स वगैरह सब डिस्कस कर लेते हैं, फिर नॉन मेटल पढ़ाएंगे। मतलब आज हम लोग ये क्लियर करने वाले हैं, आज हम लोग ये क्लियर करने वाले हैं कि कौन मेटल रिएक्टिव है, कौन मेटल रिएक्टिव नहीं है, कौन मॉडरेट रिएक्टिव है, कौन लिस्ट रिएक्टिव है। आज इस टॉपिक को कम से कम क्लियर करेंगे, फिर अगले क्लास में नॉन मेटल पे जाएंगे, फिर स्टेबिलिटी ऑफ आयन, इस तरीके से प्रोसेस होगा। तो आपको ये पेज अच्छे से लाइक्स दबाएं, एकदम दबाएं, जम के दबाएं अगर आपको अच्छे से समझ में आया, और ये भी बताएं कि हाँ सर क्लियर है यहां तक चीजें। पेज नंबर 2 स्क्रीनशॉट भी कवर करें। डेल्टा एस इंट्रॉपी चेंज है। आदर्श आपने बुक पूछा, ये बुक बताना
एक बुक कोई नहीं है जो स्पेशली आपको बताया जाए, फिर भी अगर आप एक बुक पूछ रहे हैं और जैम जेआरएफ वगैरह के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जेडली पढ़ें। आप लोगों के लिए बेस्ट है वो बुक, जैम जेआरएफ नेट वगैरह के लिए आप जेडली पढ़ें। पंकज ने लिखा है कि यस सर, अब समझ में आया। Na छोटा है इसलिए हाइड्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए CS की जगह नहीं। फिर आप गलत समझे पंकज, मैं क्लियर कर रहा हूं, जितना समझाया उतना ही समझना, उससे ज्यादा नहीं। आप पंकज थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हुए हैं, तो उसको हम क्लियर कर लेंगे अभी। पीटर वी मेदी की बुक भी अच्छी होती है, कोई इसमें दो राय नहीं है, काफी अच्छी होती है, बट वो लिमिटेड टॉपिक के लिए है। जेडली अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। जेडली लर्निंग से लेकर के और अच्छे लेवल तक के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। कीटर वी मेहदी एक फैशन है कि सभी लोग उसको पढ़ते ही रखते हैं। रखिए, किताब अच्छी है, अनडाउटेबली बुक बहुत अच्छी है, बट वो लिमिटेड टॉपिक के लिए। अलग अलग बुक की अलग अलग खासियत होती है। आप एटकिंस की बुक लें, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अच्छी किताब है। आप कीटर वी मेदी की बुक लें, वो अलग चीजों के लिए है। टॉपिक वाइज जो है सब बुक की अपनी अपनी खासियत है। सबसे अच्छा है कीटर वी मेदी भी रखें, विल्किंसन कॉटन की बेसिक भी रखें। चलिए, ये क्लियर हुआ आपका। थर्ड पेज में मैं आ रहा हूं, अब मैं सेपरेट कर रहा हूं चीजों को, और आपको अच्छे से ये पेज अब बहुत यहां से इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाला। अभी तक बेसिक चीजें चल रही थी, ठीक है। हाँ, हाउस क्राफ्ट की भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रखिए, अच्छी है, बहुत सारी बुक, कितने का नाम लिखा है। आ जाओ, ध्यान दो। अब मैं इसमें बाइफरकेट कर रहा हूं, पहले बाइफरकेट कर रहा हूं दोस्त रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को। अब अगर मैं मेटल्स पे चलूं, तो हमने क्लियर मैसेज दिया, एलिमेंटल मेटल को एक्वस आयन में कन्वर्ट करना है दोस्त आपको। तो इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच होगा, वो तीन चीजों का सम होगा। सब्लिमेशन इंथैल्पी जो लगने वाली होती है, प्लस आयोन इंथैल्पी। आराम से तीन चीजों का ये सम होता है, सब्लिमेशन, आयोनेशन एंड हाइड्रेशन। अब है, आपको ये मोर नेगेटिव कब मिलेगा? ये मोर नेगेटिव कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब ये पॉजिटिव में कम लगेगा, पॉजिटिव में कम लगेगा और नेगेटिव में ज्यादा रिलीज होएगा। क्लियर है चीजें? इसका मतलब है कि आप दोस्त अच्छे से कह सकते हो कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के बारे में पॉइंट ध्यान से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोलते हैं सॉलिड को गैस में ले जाने वाले प्रोसेस को, ठीक है। और सत्य प्रकाश इज वेरी बेस्ट फॉर इनऑर्गेनिक। जिसने भी लिखा है मैं उनको काट दे रहा हूं, नहीं ये नहीं है। देखिए, पहली बार कोई आसाम से दिखे हैं, थैंक यू सो मच देखने के लिए। सत्य एस चांद पर जो आती है। इसके बाद आ जाइए, इंडियन ऑथर से थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में बचे, बहुत सेलेक्टेड ऑथर ही होते हैं जिनका बहुत प्रिसीजन लेवल अच्छा रहता है, ठीक है। तो सब्लिमेशन सेकंड आइए, पॉजिटिव में कम चाहिए, इसलिए दोस्त आयोनाइजेशन के भी इनवर्सली चाहिए और हाइड्रेशन के डायरेक्टली। अब तीन पॉइंट है, क्योंकि ये नेगेटिव है। अल्टीमेटली ध्यान से सुनो, ये जो रिएक्टिविटी टर्म है, ये ज्यादा नेगेटिव डेल्टा एक्स से जब मिलने वाला है, तो ये तीन चीजें हैं। लेकिन किसी भी मेटल में जो ये तीन चीज का जब सम करोगे, तो वो नेगेटिव तो अल्टीमेटली इसी से आएगा। नेगेटिव तो इसी से आएगा। अच्छे से समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आने वाला तो एक ही टर्म है, कौन सा? हाइड्रेशन। इसका मतलब है रिएक्टिविटी के लिए हाइड्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसी से आपका डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, गुड इवनिंग भावना। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब तीन चीजों को जोड़िए, मान लीजिए कि A प्लस B प्लस C आपने किया और वो नेगेटिव आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तीनों के रिलेटिव वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तीनों के रिलेटिव वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वो नेगेटिव आना है।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला टर्म पॉजिटिव में छोटा हो और ये भी छोटा हो, बट बावजूद इसके ये इतना ज्यादा छोटा हो गया, इतना ज्यादा छोटा हो गया कि ये भारी पड़ गया। और कभी कभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने क्या बोला, जैसे लेके चलो, जैसे सोचो ये एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? साइज पे। और हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। तो आप क्या देख रहे हैं कि सोडियम, ध्यान से सुनो, सोडियम वर्सेस अगर मैग्नीशियम करो, सोडियम वर्सेस अगर मैग्नीशियम, आराम से देखो, सोडियम वर्सेस अगर मैग्नीशियम करो तो आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो साइज में कौन सोडियम मैग्नीशियम में बड़ा? सोडियम। मेरी बात को अच्छे से सुनो, साइज में कौन बड़ा? सोडियम मैग्नीशियम से, चूंकि लेफ्ट है। तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और हाइड्रेशन एनर्जी में जब पहुंचोगे तो सोडियम जब आयन बनाएगा तो Na+ और Mg जब आयन बनाएगा तो Mg2+। अब इसमें भी इसी का ज्यादा होगा। लेकिन अब जब ध्यान से देखो, रिएक्टिविटी की बात आ जाए तो रिएक्टिविटी सोडियम की ज्यादा होती है मैग्नीशियम से। मेरी बात को अच्छे से सुनोगे तो इसका मतलब है इसका हाइड्रेशन इससे कम है और इसका आयोनाइजेशन भी कम है। तो आखिर ये रिएक्टिविटी का रीजन क्या बना होगा, जरा ये सोचो आराम से। आप सोच लो, लाइव क्लास का यही फायदा होना चाहिए। इसका रीजन क्या बना? कौन सा फैक्टर के कारण सोडियम ज्यादा रिएक्टिव रह गया होगा मैग्नीशियम से? रीजन क्या रहा? आयोनाइजेशन रीजन बना या हाइड्रेशन रीजन बना? सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, आराम से सोचो। आयोनाइजेशन रीजन बना या हाइड्रेशन रीजन बना? अब सोचो, इतनी ये सब चीजें क्रॉस किए बिना आप कैसे केमिस्ट्री में एंटर कर सकते हैं? Pankaj has replied ionization. Subhas replied hydration. Anchal is saying sublimation. Rakesh both. Sangam hydration. Hydration. दिवाकर भी हाइड्रेशन। और भी लोग बताएं। शुभश्री हाइड्रेशन। सरिता आयनाइजेशन। सिंधु क्या लिखा है? व्हाट टू डू इफ 11th इज टोटली वेस्टेड? मेरे को फॉलो कीजिए, अच्छा हो जाएगा। आप इसको बने रहें, परहेज करते रहें, वो हो जाएगा आपका। रोहित हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। प्रशांत आयनाइजेशन। अभिषेक हाइड्रेशन। आदर्श आयनाइजेशन। मिक्स आ रहा। सुप्रिया हाइड्रेशन, आदर्श आयनाइजेशन, प्रवी हाइड्रेशन, मानवेंद्र हाइड्रेशन। चलो मैं करता हूं, सब लोग मिक्स आ रहा, आराम से देखो। हमने सब्लिमेशन का एग्जांपल, सब्लिमेशन को इग्नोर कर लिया क्योंकि जो वैल्यू तीनों के रिलेटिव मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है उस वैल्यू बहुत छोटा होता है। जैसे सोडियम की सब्लिमेशन एनर्जी 108 किलो जूल पर मोल है, जरा सोच के देखो कितना छोटा है, 108 किलो जूल। जबकि वहीं पर सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 495 मतलब 500 किलो जूल पर मोल है। तो मेरी बात को अच्छे से सुनोगे, हमने किसको इग्नोर कर लिया? सब्लिमेशन को, यूजुअली इग्नोर्ड। हां, किसके लिए? आराम से, फॉर S&P ब्लॉक। देख बेटा,
मैं क्लियर कर रहा हूं, आप डी ब्लॉक में सब्लिमेशन इंथैल्पी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक एस और पी ब्लॉक की चर्चा चल रही हो, सब्लिमेशन इंथैल्पी का वैल्यू काफी छोटा होता है। एस ब्लॉक सॉफ्ट मेटल होता है, मेटेलिक बॉन्ड कमजोर होते हैं, उसका एमपीबीपी भी लो होता है, उसको फ्यूज करना, उसको लिक्विड स्टेट में ले जाना, ये सब थोड़ा इजी होता है, आसान प्रोसेस है। तो इसीलिए सब्लिमेशन वाला प्रोसेस जो है वो इग्नोर कर लिया हमने, उसमें बहुत कम एनर्जी इन्वॉल्व होता है। के लिए हमने क्या बोला, जैसे सोडियम के लिए, मैंने क्या बोला कि 108 किलो जूल पर मोल, कौन सा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब वहीं पे क्या बोला हमने, 495 किलो जूल पर मोल, कौन सी चीज है ये, आयोनाइजेशन। तो आप क्या देख रहे हैं, काफी छोटा है वैल्यू, तो चलो इसको हटा लिया। अब दो चीज, जिनका भी सब्लिमेशन आंसर था वो भूल जाइए। अब आइए दो चीज में, ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम मैग्नीशियम से, इसका मतलब है इसका मोर नेगेटिव डेल्टा एच है दोस्त। अब मोर नेगेटिव डेल्टा एच में दो टर्म जरा देखो, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, ये दो चीज है। तो जरा सोचो, आयोनाइजेशन सोडियम का आयोनाइजेशन कम चाहिए और हाइड्रेशन ज्यादा चाहिए, तो सोडियम का कौन सा चीज फेवर कर रहा है, क्या हाइड्रेशन ज्यादा है मैग्नीशियम से, नहीं। आयोनाइजेशन क्या चाहिए आपको, कम, और हाइड्रेशन क्या, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ज्यादा के लिए हमने क्लियर लिखा है कि आयोनाइजेशन क्या चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कम, और हाइड्रेशन क्या चाहिए, ज्यादा। तो जरा सोचो, सोडियम का क्या कम, आयोनाइजेशन क्या कम है या हाइड्रेशन ज्यादा है, कौन फैक्टर है। तो आयोनाइजेशन को ढूंढो, आयोनाइजेशन कम है, और हाइड्रेशन को ढूंढो, क्या हाइड्रेशन सोडियम का ज्यादा है, नहीं। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक है। तो आप क्या बोलेंगे, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ सोडियम। कितने लोगों को अब ये समझ में आ गया अच्छे से, बताइए कितने लोगों का ये क्लियर हुआ कि क्यों सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। उसका लॉजिक हमने बोला कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। जल्दी से बताइए, क्लियर है, अच्छे से क्लियर हुआ। हाँ जमीर आप सही कह रहे हैं, जेडली बहुत अच्छी बुक है। क्लियर सर, जी सर, समझ में आया सर, कोई भी बोलते जाइएगा। अभिषेक भी समझ में आ गया सर, गुड गुड गुड, और बाकी लोग भी जल्दी जल्दी। हाँ सबसे पहले बताया था आपने बेटा, हाँ हाँ पंकज आपने सबसे पहले बताया था और सही भी बताया था, हालांकि ज्यादातर लोगों ने हाइड्रेशन रिलीज रिप्लाई किया है। मानवेंद्र क्लियर है सर, आदर्श ठीक है, सब लोगों का, कृतिका क्लियर है, और भी लोग बताएं, कोई डाउट आ रहा है तो वो भी लिखें जल्दी से। अब क्लियर है सर, जी सर, सब क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आप लोगों का ये चीज क्लियर हुआ। तो रिएक्टिविटी के लिए जो पॉइंट है, क्या सब पॉइंट है, आयोनाइजेशन कम होना और हाइड्रेशन ज्यादा होना, और सब्लिमेशन को इग्नोर करते हैं क्योंकि सब्लिमेशन की वैल्यू आयोनाइजेशन या हाइड्रेशन के रिस्पेक्ट में काफी कम होती है। एस और पी पर जाएंगे तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डी के लिए सब्लिमेशन को भी काउंट करना पड़ेगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, हम लोग आगे अगले पेज में और अच्छे एप्लीकेशन इसमें ला रहे हैं, जल्दी से। चलिए गुड, अच्छे से आ जाइए, देखिए
चीजों को अब धीरे धीरे और अच्छे लेवल पे ले जा रहे हैं। पेज नंबर 4 आ जाओ, मैं आपको मुलाकात करवाता हूं एस ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। अब जरा दो चीजें आपके पास, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, दो चीज। ठीक है, अब इसमें सेलेक्टेड मेटल को जरा ले रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सब ले सकते हो, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इतने मेटल को ले रहा हूं। सिंपली अगर बोला जाए तो लेफ्ट एंड डाउन जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ता है। ध्यान से, कोई इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। सिंपली बोला जाए, तब गारंटी नहीं है इस बात की दोस्त, क्योंकि गारंटी तो तीन चीजों को मिला के होगी। तो सिंपली अगर बोला जाए तो ये जो है रिएक्टिविटी इंक्रीजेज सिंपली किधर, लेफ्ट एंड डाउन। तो आप बोलिए सिंपली सामान्य तौर पे, अब इसका क्या रहा होगा जल्दी से, आयोनाइजेशन या हाइड्रेशन, आयोनाइजेशन या हाइड्रेशन? रेगुलर अब आपके सामने MWF में इस टाइम में रहूंगा एकदम रेगुलर, और वीडियोज यहां से निकल करके फिर आप कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक चैनल पे जाएगा, इसलिए सब लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो अब इसका रीजन मैं पूछ रहा हूं, लेफ्ट एंड डाउन यूजुअली अगर बढ़ रहा है तो इसका रीजन क्या हो गया, क्या रीजन होगा? सोचो, दो ही चीज हो सकती है, या तो आयनाइजेशन का घटना या हाइड्रेशन का बढ़ना। तो लेफ्ट और डाउन जाने पर एक्चुअली साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट और डाउन जाने पे तो साइज इंक्रीज कर रहा है। तो साइज इंक्रीज करने पर क्या आयोनाइजेशन घटता है या हाइड्रेशन बढ़ता है? तो जी नहीं, हाइड्रेशन नहीं बढ़ता है, साइज इंक्रीज करने पर आयोनाइजेशन घटता है। इसका मतलब यहां रीजन क्या है, डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज किया, सिंपली डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर इन सब में मैं एग्जैक्ट ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा है लिथियम। अगर एग्जैक्ट ऑर्डर लिखूं, वो रफली लिखा था मैंने, अब एग्जैक्ट ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा है लिथियम। लिथियम के बाद नेक्स्ट इज सीजियम, जबकि आपको होना कौन चाहिए था, सीजियम, बट है कौन, लिथियम। लिथियम के बाद कौन सा, सीजियम। सीजियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, एंड देन आफ्टर मैग्नीशियम, बेरिलियम। अच्छे से चीजों को समझिए, लेफ्ट एंड डाउन बढ़े, बट लिथियम हमने क्या बोला, सबसे ज्यादा। तो लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। लिथियम, सीजियम, रबिडियम भी ले सकते हो, रबिडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अब लॉजिक, लिथियम सीजियम में क्या रीजन लगा, आराम से, रीजन हमने बोला कि लिथियम और सीजियम में क्या रीजन लगा। तो सोचो, अगर लिथियम ज्यादा है तो लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी लो है या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है? आराम से लिथियम सीजियम, और ये बहुत कॉमन है, ये पूछा जाता है जेआरएफ वगैरह सब, हर जगह ये पूछा जाता है, इसका रीजन क्या है, हर जगह ये पूछा जाता है, यही एग्जांपल ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो लिथियम इसका रीजन क्या है? तो आपको सोचना है कि लिथियम सीजियम में लिथियम का क्या आयोनाइजेशन लो है या हाइड्रेशन हाई है, दो में से क्या है? तो साइज में क्या हिसाब किताब है दोस्त, साइज में लिथियम काफी छोटा है सीजियम से, तो आयोनाइजेशन की अगर बात करो तो आयोनाइजेशन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो लिथियम का ज्यादा होगा सीजियम से। और हाइड्रेशन की भी बात करो तो हाइड्रेशन भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी लिथियम का ज्यादा होगा सीजियम से।
तो हमने बोला आयोनाइजेशन लो होना चाहिए और हमने बोला हाइड्रेशन हाई होना चाहिए, जीत उसकी होती है। तो आयोनाइजेशन क्या लिथियम का लो है? नहीं, ये छट गया। हाइड्रेशन क्या है। तो आप इसका लॉजिक क्या बोलेंगे? ड्यू टू हाई इंथैल्पी या लार्ज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लिथियम। समझ में आया जी? तो आपसे बोला जाएगा कि लिथियम हाईली रिएक्टिव क्यों है, आप लॉजिक बोलोगे हाइड्रेशन एनर्जी लार्ज होने के। पूछू पोटेशियम कैल्शियम में क्या रीजन बनेगा, अगर आपसे यह पूछा जाए पोटेशियम और कैल्शियम में क्या रीजन बनेगा, आपसे यह अगर पूछा जाए, आराम से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीज लाइव बने रहे, बट एकदम बने रहे। पोटेशियम और कैल्शियम में क्या रीजन बनेगा, पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा है कैल्शियम से? अब दिमाग थोड़ा जोर डाले प्लीज। रिचर्डसन, सॉरी आई स्पीक इंग्लिश। आप बोल सकते हैं रिचर्डसन, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ सकता हूं। मैंने पूछा है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मोर रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम इररेस्पेक्टिव ऑफ कैल्शियम, व्हाई पोटेशियम बिकम्स मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, व्हाट इज द रीजन? लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम और लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम, देन आयनाइजेशन एनर्जी लेस। पंकज ने लिखा है, और कोई बताए? कृतिका इज सेइंग आयनाइजेशन एनर्जी लेस, और कोई बताए? एक तो भाई साहब ऐसा ऐसा नाम भी रखते हो तुम लोग, ये क्या JOOFYVLOZ, क्या है यार, गूफी है जूफी है क्या है पता नहीं, सॉरी दोस्त। लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये भी लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज संगम इज सेइंग हाइड्रेशन मोर। इसीलिए मैं बोलता हूं 11th 12th और वो बेसिक का जो कुछ अगर करवाता हूं तो वो टॉपिक सब मत छोड़ा करें, क्योंकि वहां से कनेक्ट हो जाएगा ये सब चीज, वो सब टॉपिक उसमें जाके करें। सुप्रिया इज सेइंग लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अरुण लो आयनाइजेशन एनर्जी, अभिषेक लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और कोई बताए? लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम लोग लो आयनाइजेशन बोल रहे हैं, बट संगम ने कहा है कि हाइड्रेशन ज्यादा है, और अभी भी बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्रवी हाइड्रेशन जो है वो कम होगा, ये बोल रही है, हाइड्रेशन कम होगा। सरिता भी कह रही है कि हाइड्रेशन ही। बाकी लोग भी बताएं जरा, कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं यार। यार जरा सोचना आराम से, साइज पहले डिसाइड करो, पहले साइज डिसाइड करो। तो लेफ्ट और डाउन जाने पे साइज बढ़ता है, तो पोटेशियम कैल्शियम में साइज पोटेशियम की बड़ी है कैल्शियम से। अरे यार कैल्शियम तो छोड़ो, बड़े काम की चीज बता रहा हूं, बहुत काम की चीज, ऑल 2A एलिमेंट से बड़ा है। देखो कितने काम की चीज मैंने बता दी। देन ऑल ऑफ द एल्कलाइन मेटल्स, जबकि बैरियम में 6 सेल है, बावजूद उसके पोटेशियम उससे बड़ा है। आप लोग को पता भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता होगा, दावे के साथ कह सकता हूं, सेल सेल काउंट कर रहे होगे। तो पोटेशियम सारे 2 एलिमेंट से बड़ा है, तो चलो कैल्शियम से भी बड़ा है। तो अब जरा सोच के देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वैसे भी इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और हाइड्रेशन एनर्जी भी कैल्शियम की ही ज्यादा है। तो अब जरा सोचो, मेरे को चाहिए आयोनाइजेशन लो और हाइड्रेशन हाई, तो आयोनाइजेशन लो और हाइड्रेशन हाई में कौन सा लॉजिक लग रहा है, फेवर कर रहा है पोटेशियम को? हाइड्रेशन हाई फेवर नहीं कर रहा, आयोनाइजेशन लो। तो क्या रीजन बनेगा? लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। कितने अच्छे से तो दोस्त हमने लिख लिया यार, कितने अच्छे से तो क्लियर हुआ, कितना क्लियर हो गया। अब चलो मैं इसका रीजन आपसे पूछ रहा हूं, इसका रीजन क्या है? रीजन क्लियर हो गया होगा अब ये। अब मैं इसका रीजन पूछ रहा हूं, कैल्शियम ग्रेटर देन सोडियम, क्यों कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव कहला रहा है सोडियम से? क्या लॉजिक लगा होगा वहां? व्हाई कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम?
Why calcium is more reactive than sodium? जरा देखो क्या रीजन लगा रहे हो। अब इतना समझाने के बाद आप लोग सही रीजन लगा पा रहे हैं या नहीं। अभिषेक ने कहा लो आयनाइजेशन एनर्जी। बोला सोडियम की लो आयनाइजेशन एनर्जी। अभिषेक ने बोला लो आयनाइजेशन एनर्जी। प्लीज सभी लोग रिप्लाई करें, नहीं तो मेरा यार दिल टूट जाएगा ऐसे में। राकेश हाइड्रेशन एनर्जी का कम होना। सरिता हाइड्रेशन ज्यादा। यार प्लीज आप लोग रिप्लाई किया करें यार, बहुत दिक्कत है, रिप्लाई नहीं करते हो लोग। सुभाष हाई हाइड्रेशन एनर्जी। प्रियंका लो आयनाइजेशन एनर्जी। कृतिका हाइड्रेशन एनर्जी मोर। प्लीज रिप्लाई किया करें दोस्त। चित्रा आयनाइजेशन लो ऑफ सोडियम। आप लाइव क्लास अगर रेगुलर करेंगे ना, और जब हम बोलते हैं आपसे कि आप रिप्लाई करें, आप रिप्लाई करते रहेंगे ना, तो पता है आपको उंगली पकड़ के ना चलना सिखा देंगे हम इनऑर्गेनिक में। दावा है यार, कुछ नहीं आता होगा ना फिर भी सुपर हीरो बना देंगे। बट आपको करना होगा ये दो काम, क्योंकि आप रिप्लाई करेंगे तभी आपके दिमाग। देखो टीचर दो तरह के होते हैं, तीन तरह में। एक तरह छोड़ देता हूं जो जनरल होते हैं, ठीक है। बाकी दो तरीके से जिनसे बच्चे सीखते हैं। एक टीचर वो होते हैं जो पढ़ा रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छी चीजें दे रहे हैं और बच्चा सीख रहा है। दूसरा टीचर वो ये जिम्मेदारी लेके चलता है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, मैं ये क्रॉस चेक करूं। बच्चा मत जो सामने वाला, वो टीचर भी हो सकता है, मैं किन्हीं की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, सामने में टीचर भी हो सकते हैं, बहुत लोग, सारे लोग सीख रहे हैं। तो ये बच्चे वाले में बिलीव करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि जो पहले वाले कैटेगरी होते हैं ना, कि खुद पढ़ा रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीजें, सीखने वाले के अंदर क्या क्या चीजें चलती है। लगातार एग्जांपल्स पर एग्जांपल दे रहा हूं, फिर भी बहुत सारे लोग गलत अपने आप को जवाब दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, आप जब बोलेंगे ना तो ये चीजें और क्लियर होके आएंगी मेरे सामने कि आप कितना कंफ्यूज्ड है। उससे नंबर ऑफ एग्जांपल्स बनेगा कि और एग्जांपल दो, और एग्जांपल दो। वरना थियरी तो एक लाइन में हमने बोल के क्लियर कर लिया था कि तीन चीजें होती है, आयनाइजेशन कम, हाइड्रेशन ज्यादा और सब्लिमेशन कम। बट आप रिएक्टिव होइए, सिर्फ एलिमेंट के रिएक्टिव होने से कुछ नहीं होता दोस्त, आपको भी रिएक्टिव होना। चलो एनीवेज, तो रोहित ने लिखा लो आयनाइजेशन, अनीता ने लिखा मोर हाइड्रेशन, अनुष्का ने लिखा हाई हाइड्रेशन, मानवेंद्र ने लिखा लो आयनाइजेशन, गुफी ने लिखा है सोडियम डिस्प्लेसेस कैल्शियम फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड सो इट्स मोर रिएक्टिव। फिर ये दूसरा चीज है। मनीषा ने लिखा लो आयनाइजेशन। चलो मैंने पूछा कैल्शियम और सोडियम, आप आराम से कैल्शियम और सोडियम में पहले देख ले साइज किसकी बड़ी है, पहले ये निकाल ले ध्यान से। कैल्शियम वर्सेस सोडियम, साइज किसकी बड़ी है, पहले ये निकाले। साइज कैल्शियम की बड़ी है सोडियम से। किसकी बड़ी है साइज? कैल्शियम की। किससे? सोडियम से। बहुत लोग हो सकता है यहां पर अभी भी ये सोच रहे हो, आप लोग गलत करेंगे तभी क्लियर होगा, आप गलत करेंगे तो मैं उसको और क्लियर। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सोडियम और कैल्शियम में सोडियम लेफ्ट है इसलिए उसकी साइज बड़ी है। ऐसा कितने लोग सोचे थे कि सोडियम लेफ्ट है इसलिए बड़ी है? वो भी जवाब दें कि हां सर मैं। तो मैं क्लियर करता हूं, साइज आ जाओ इन लोगों की। साइज सबसे बड़ी साइज इतनी दूर में R1 सीजियम की, R2 मैंने बोला पोटेशियम सब पर भारी, R3, अब उसी से R4, R5 सेल, R6, R7, R8, R9, R10। क्लियर हुआ होगा? ध्यान से देखो, पोटेशियम मैंने बोला सब पर भारी, तो पोटेशियम तक तो सीरियली तीनों बड़ा हो गया जी, क्योंकि लेफ्ट डाउन साइज बड़ा। तो सीजियम, रबिडियम, पोटेशियम R1, R2, R3।
ठीक है, R1 मतलब सबसे बड़ा। इसके बाद मैंने बोला सेल के हिसाब से लगा दो, तो 6 सेल है R4, 5 सेल है R5, 4 सेल है R6, 3 सेल है R7, 3 सेल है R8, तो लेफ्ट वाला बड़ा, 2 सेल है लेफ्ट वाला बड़ा R9, R10। साइज क्लियर हुआ आपका? साइज क्लियर हुआ आपका? देखो कितने अच्छे से मैंने साइज क्लियर कर दिया आपका। साइज आपका क्लियर हुआ, साइज आपका क्लियर हुआ दोस्त, साइज। साइज वाला चीज क्लियर हुआ? अब साइज कभी नहीं भूलना। क्या बोला मैंने? लेफ्ट डाउन बढ़ता है, सही है। सबसे बड़ा कौन? सीजियम। पोटेशियम 2A के सब पर भारी, तो इन तीनों को तो क्लियर सबसे बड़ा कर लो। सीजियम, देखो मैंने बोला लेफ्ट डाउन बढ़ता है, बट पोटेशियम 2A के सारे पर भारी, तो ये तीनों, क्योंकि पोटेशियम से बड़ा रबिडियम, उससे बड़ा सीजियम, तो ये तीनों एक तरफ से सबसे ज्यादा। अब उसके बाद सेल के हिसाब से चलो, तो यहां पर 3 सेल, 2 सेल, 3 2 2 3 4 5 6, तो इसीलिए चौथे नंबर पर बैरियम, 5वें नंबर पर स्ट्रोंसियम, 6ठे में कैल्शियम क्योंकि अभी भी 4 ऑर्बिट, 7वें में सोडियम, 8वें में मैग्नीशियम, 9वें में लिथियम और 10वें में बेरिलियम। समझ में आया तो लाइक भी तो दबाते चले जाइए, लाइक्स दबाते जाइए। तो चलिए साइज हमने क्लियर किया आपका कि साइज में कैल्शियम बड़ा सोडियम से। अब आ जाओ आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन, ध्यान से। कैल्शियम बड़ा सोडियम से क्योंकि ये S2 है। आराम से आ जाओ, आराम से, इसीलिए मैंने बोला बेसिक्स भी क्लियर करना है। और हाइड्रेशन में आराम से कैल्शियम ज्यादा सोडियम से, क्योंकि इस पर +2 है और इस पर +1 है, मतलब साइज किसी काम का नहीं है। समझ में आया? कोई काम का नहीं है। क्या शानदार एग्जांपल लिया मैंने, देखो क्या शानदार एग्जांपल लिया। मैं आपको ट्रैप कर रहा था, आप अच्छे तरीके से ट्रैप हुए। मैं ट्रैप क्या कर रहा था कि आप कैल्शियम वर्सेस सोडियम में अगर आपने कैल्शियम का लगा दिया साइज की बड़ा है सोडियम से, आराम से बने रहे, सब क्लियर हो जाएगा। तो साइज चूंकि कैल्शियम बड़ी है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम बड़ी हो जाएगी, जो छोटा साइज, और हाइड्रेशन एनर्जी भी सोडियम, लेकिन दोनों में से सोडियम का कुछ ज्यादा नहीं है, दोनों का दोनों कैल्शियम का ज्यादा है। तो एक्चुअली सिर्फ साइज पे सब चीज डिपेंड नहीं करता है। तो सर अब ये कैसे आ गया? इसीलिए मैं बोलता हूं कि वो चीज, वो लेक्चर क्लियर करो। आयोनाइजेशन एनर्जी की लेक्चर पढ़ी हुई, आयोनाइजेशन एनर्जी की लेक्चर जाकर के पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि क्यों कैल्शियम ज्यादा सोडियम से। कल भी क्लास नहीं, MWF में क्लास होती है ब्रिजेश, MWF में रात में होगी, इसी टाइम में 9 बजे आपकी 9:15 से क्लास होगी, 9:15 से। तो यहां पर आयोनाइजेशन के लिए क्या लॉजिक लग गया? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 4s2 फुलफिल्ड, और ये है 4s1। और हाइड्रेशन के लिए क्या लॉजिक लग गया? चार्ज ज्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो अब जरा देखो, आपका रिएक्टिविटी कैल्शियम का ज्यादा है सोडियम से, तो रिएक्टिविटी का 2 रीजन होता है। लो आयोनाइजेशन, तो जिसकी ज्यादा है, क्या उसकी आयोनाइजेशन कम है, या मोर हाइड्रेशन? दोनों में से कैल्शियम को कौन फेवर? आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम या मोर हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम? तो आयोनाइजेशन कैल्शियम की ज्यादा है और हाइड्रेशन भी कैल्शियम की ज्यादा है, सॉरी दोनों ज्यादा है। आपको आयोनाइजेशन क्या चाहिए? कैल्शियम की कम, और हाइड्रेशन क्या चाहिए? ज्यादा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या हुआ? मोर हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम। क्या शानदार एप्लीकेशन है ये, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन ना रहे लाइव क्लास में आप, इसलिए चलो आ जाओ। यही सब चीज अगर आप बोलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कि सर इन सब चीजों की रिकॉर्ड, तो रिकॉर्डिंग में कभी भी टीचर 2 बार रिपीट नहीं करता है, 3 बार रिपीट नहीं करता है, कभी नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि स्टूडेंट क्या देख रहा है, कितना क्या देख रहा है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव में जमीन आसमान का फर्क होता है। लाइव में आप जब लिखते हैं तो आपके तरफ से एक रिफ्लेक्शन आता है कि आप गलत सोच रहे हैं। आपको, आप देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल पहले करवाया, फिर एग्जांपल करवाया, फिर एग्जांपल करवाया, फिर एग्जांपल करवाया। इतने एग्जांपल पे एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपके तरफ से रिफ्लेक्शन आ रहा है कि आप अभी भी गलत कर रहे हैं।
तो जब तक आपके तरफ से ये रिफ्लेक्शन निकल के नहीं आएगा आप सही कर रहे हैं, तब तक मैं एग्जांपल दूंगा। बट रिकॉर्डिंग अगर इसी का मैं करूंगा तो क्या होगा, 15 मिनट में सब साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां मैं सिंपली थियरी दूंगा, सिंपली थियरी दूंगा और एग्जांपल पुट करूंगा। मेरे को क्या पता कि अब कौन वीडियो देखेगा, उसका क्या परसेप्शन बनेगा यार। तो उम्मीद है आपको ये लाइव का फर्क समझ में आ रहा हो, एग्जांपल्स पर जो एग्जांपल्स आते हैं और बार बार जो चीजें रिपीट होती है। ठीक है, तो चलो आ जाओ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। कैल्शियम वर्सेस सोडियम में हमने बोला कि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। इसका लॉजिक क्या है? तो आप बोलोगे कि सर पहले साइज देख लो, तो साइज में कैल्शियम बड़ी है सोडियम से, साइज हमने क्लियर लगा दिया, कैल्शियम बड़ी है सोडियम से। अब आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन की बारी है, तो आयोनाइजेशन जिसकी साइज छोटी है, क्या उसकी क्या हाइड्रेशन उसकी ज्यादा है? लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आयोनाइजेशन साइज के साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, और कैल्शियम की 4s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए आयोनाइजेशन जो है वो कैल्शियम की ज्यादा है। और हाइड्रेशन चार्ज पे भी डिपेंड करता है, जिसका चार्ज ज्यादा है उसका हाइड्रेशन ज्यादा, तो कैल्शियम पर 2+ आ जाएगा इसीलिए कैल्शियम की हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा है। तो दोस्त पॉइंट ये आया, अब रिएक्टिविटी कैल्शियम की ज्यादा है तो दो ही वजह से हो सकती है, या तो उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा है कम है, या हाइड्रेशन ज्यादा है। तो सोचो, क्या कैल्शियम की आयोनाइजेशन कम है? नहीं, ज्यादा है। क्या कैल्शियम की हाइड्रेशन ज्यादा है? हां ज्यादा है। तो इसका लॉजिक क्या बना? मोर हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम। अब आपको समझ में आई होंगी चीजें? क्या आपका अब क्लियर हुआ? हाँ ना बताइए। क्लियर हुआ? हाँ ना बताइए प्लीज। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लास्ट। क्लियर हुआ आपका? यस और नो? और सभी लोग लिखें। सभी लोग यस सर लिख रहे हैं। लाइक्स दबाते चले जाएं अगर आपका अच्छे से आपको समझ में आ रहा है या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा तो आप लाइक दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी लोग यस सर लिख रहे हैं। अरुण ने भी लिखा अच्छे से, राकेश ने भी यस, अनुष्का ने भी यस सर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जब सब लोगों ने अब लिखा है यस, सब लोग लिख रहे हैं यस, कृष्णा, प्रकाश, आरती, मानवेंद्र, पंकज, सभी लोग लिख रहे हैं, आदर्श, सभी लोग यस। तो अब मैं आप उसको अब उसका लॉजिक सोच समझ के बताएंगे प्लीज। ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, और वो इस बोर्ड पर जो नहीं है मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए सोच समझ के जवाब देंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से सोच समझ के। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। चलिए, राकेश ने लिखा है कि कुछ बेसिक की प्रॉब्लम है बट नेक्स्ट क्लास तक कवर कर लेंगे। देखिए, बेसिक से एक दिन में क्लियर होगा नहीं, काफी उसमें टाइम लगेगा। आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे इस तरह से, और पैरेलल में जो वहां पे वीडियोस डाले जाएंगे उस चैनल पे, कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक चैनल पे, उसको अगर पैरेलल में करते जाएंगे ना, तो आपका बेसिक्स भी साथ में सब क्लियर होते चले जाएगा। उस पे आयोनाइजेशन एनर्जी के लेक्चर्स मैंने डाले हैं, तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी से पढ़ ले और आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रैक्टिस कर ले। आपके पास जो भी मटेरियल है, जो कुछ भी आयोनाइजेशन एनर्जी को उससे प्रैक्टिस कर ले। बेसिक लेवल की चीजें एक अच्छे लेवल, जैम लेवल तक की चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां से। जेआरएफ और सीएसईआर के लिए मैं स्पेशली आप लोगों के सामने लाइव में हूं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और आपके सामने एक नया एग्जाम्पल डाल रहा हूं।
देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छे से देखेंगे। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अच्छे से देखें, मैं पूछने जा रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर या फैक्टर्स सपोर्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्लास कल आदर्श उसमें एक रिकॉर्डेड वीडियो डाला जाएगा, आज ही लाइव होना था बट इन लोगों का लाइव आ गया तो उसमें लेक्चर 1 डाला जा चुका, लेक्चर 2 उसका कल चला जाएगा दिन में सुबह ही। तो हमने बोला कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से मोर रिएक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और फैक्टर सपोर्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम? पहला, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा, लो इंथैल्पी था, हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आराम से सॉल्व करें आप लोग। बताएं मेरे को आंसर क्या होगा। काफी टाइम लिया आप लोगों ने। चलिए लोगों के जवाब मैं देख रहा हूं। गणेश जी ए, आंचल लो आयनाइजेशन एनर्जी ए, अभिषेक लो आयनाइजेशन, मैग्नीशियम का लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी। प्रियंका ने भी लो आयनाइजेशन एनर्जी। सभी लोग अभी तक ए में है। घनश्याम ने सिर्फ डी आंसर किया, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। चलिए और कोई कुछ बोलिए। प्रियांशी ने लिखा है सी, लो हाइड्रेशन एनर्जी। और कुछ बताएं कोई। बाकी बहुत सारे लोगों ने अभी भी जवाब नहीं दिया। बहुत सारे लोगों के जवाब का अभी भी इंतजार है। मुस्कान ने लिखा बी, संगम ने भी लिखा बी, डी। रोहित ने लिखा लो हाइड्रेशन मतलब सी। मोस्टली लोग ए लिख रहे हैं। वी आर लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ए। रवीना ने भी लिखा है ए, अंकिता जायसवाल ने भी ए, राकेश ने भी ए। मोस्टली लोग ए दे रहे हैं लेकिन कुछ लोग बीसीडी में भी थोड़े मोड़े लोग हैं, बट मोस्टली ए जवाब दे रहे हैं। चलिए आइए अब मैं डील कर रहा हूं, आ जाओ।
चलो मैं डील कर रहा हूं, आ जाओ अच्छे से सुन लो। फिर से मैं आ जाऊं एक बार साइज पे। साइज लेफ्ट एंड डाउन इंक्रीज करता है, तो मैग्नीशियम के राइट साइड है एल्यूमिनियम, ये साइज मैग्नीशियम की बड़ी है एल्यूमिनियम से। अब साइज के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी देखूं तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम बगल के एलिमेंट हैं, और ये 3s2 है और ये 3s2 3p1 है आराम से, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का फिर काम हो गया। तो कौन ज्यादा? मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन हो गई, किससे? एल्यूमिनियम से। अब बात करूं मैं हाइड्रेशन के लिए चार्ज देखते हैं अपन सबसे पहले। देखो लॉजिक मैंने सिखा दिया, हाइड्रेशन के लिए भले ही हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है, चार्ज Z प्लस Z माइनस, चार्ज पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, बट ये बड़ा वाला फैक्टर है, ये पहले लगाना है चार्ज हाइड्रेशन में हमेशा। तो मैग्नीशियम कितना प्लस लेके आएगा दोस्त? 2 प्लस, और एल्यूमिनियम कितना प्लस लेके आएगा? 3 प्लस। तो हाइड्रेशन किसका ज्यादा? एल्यूमिनियम का ज्यादा। और आयोनाइजेशन में दोनों बगल के एलिमेंट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जबकि साइज इसका ज्यादा है बट आयोनाइजेशन भी उसी का ज्यादा। अब जरा पॉइंट जरा सोचा जाए, अब आपकी रिएक्टिविटी होती है लो आयोनाइजेशन एनर्जी और मोर हाइड्रेशन एनर्जी, इससे रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो सवाल है कि मैग्नीशियम को कौन सा फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, मैंने पूछा। तो जरा देखो, क्या मैग्नीशियम की हाइड्रेशन, ध्यान से, क्या मैग्नीशियम की हाइड्रेशन हाई है? नहीं। ध्यान से, क्या मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन लो है? नहीं। क्या मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन लो है? नहीं, आयोनाइजेशन हाई है। क्या मैग्नीशियम की हाइड्रेशन मोर है? नहीं। क्यों मोर नहीं है? क्योंकि मैग्नीशियम पर 2 प्लस है, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस है। मतलब न ये लॉजिक है न ये लॉजिक है। समझ में आया? इसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। पूरी इनऑर्गेनिक में एक ही रूल है कि इसमें कोई रूल नहीं है, आयोनाइजेशन लो चाहिए और हाइड्रेशन हाई चाहिए। तो मैग्नीशियम की तो आयोनाइजेशन भी लो नहीं है और मैग्नीशियम की हाइड्रेशन भी हाई नहीं है। हाइड्रेशन ट्रिपल प्लस हो जाएगा तो उसकी हाई हो जाएगी। इसका मतलब है भाई साहब इसमें से कोई लॉजिक मैग्नीशियम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो तीसरा फैक्टर कौन होता है? सब्लिमेशन। तीसरा फैक्टर कौन सा होता है? सब्लिमेशन। इसका मतलब है सर ने आपको ये एग्जाम्पल ये बताने के लिए किया है, सामान्य तौर पर एस और पी ब्लॉक में सब्लिमेशन को इग्नोर करते हैं, बट कभी कभी जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, कुछ भी नया आ सकता है। कहां कहां सब जायज है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहने वाले दो ही चीज कहते थे लेकिन हकीकत है इनऑर्गेनिक भी है उसमें, और ये वाला एक नंबर पे अभी ट्रेंड में चल रहा है हैशटैग में। तो आपको ये पहले समझ, देखो ये इस पे रीच कैसे कर गए, कैसे रीच कर गए? बड़ा सिंपल है, हमने दोनों का ऑर्डर लगाया, दोनों का जब दोस्त ऑर्डर लगाया तो स्पष्ट दिख रहा है यार, ना ये वाला कर पा रहा है मैग्नीशियम को, ना ये वाला फेवर कर पा रहा है। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम को कौन सा फेवर कर रहा है फैक्टर? सब्लिमेशन। मैग्नीशियम को कौन फैक्टर फेवर कर रहा है? सब्लिमेशन। आपके हाथ में अगर गूगल है तो अब आप एक काम कीजिए, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन को हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू देखिए और हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम की वैल्यू देखिए, आपको स्पष्ट दिखेगा मैग्नीशियम की वैल्यू एल्यूमिनियम से काफी कम होगी। आप गूगल मारिए, निकालिए गूगल और सर्च मारिए, मैग्नीशियम की हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन 150 के राउंड होती है, 146 150 के राउंड होती है, जबकि वहीं पर एल्यूमिनियम की वो डबल से ज्यादा होती है, 324 325 के राउंड होती है। तो इसका मतलब है, एक तो देखो ठीक है, अब वो लॉजिकल चले गए ज्यादा, हम डेप्थ में ज्यादा उतर गए, लेकिन आपको क्लियर वही हो जाना चाहिए, जब ये दोनों फेवर नहीं कर रहा है इसका मतलब सब्लिमेशन फेवर कर रहा होगा। तो बातें वहीं पहुंच गई, क्वेश्चन वहां सॉल्व हुआ कि सब्लिमेशन। तो देखो धोखा पर धोखा आपको मिल रहा है।
ठीक है, अब मैं वैल्यू बता रहा हूं अपनी तरफ से, आप गूगल से भी सर्च करके निकाल सकते हैं कि मैग्नीशियम की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू से डबल होती है एल्यूमिनियम की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो चलो आ जाओ, मैं यहां पे लिखता हूं, तो आप यहां लिखेंगे 10 neither ionization energy nor enthalpy of hydration supports the reactivity of magnesium in irrespective of aluminium। तो यहां पर रीजन क्या लगा, क्या रीजन लगा, ये जो सब्लिमेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन है ये एक्चुअली मैग्नीशियम की काफी कम है एल्यूमिनियम से। एक्चुअली बात ये है, ये 146 किलो जूल पर मोल के राउंड, आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, आपका वहीं पे क्लियर हो गया। और ये 350 इसे 325 के आसपास होती है, तो वो डबल है। तो इसीलिए क्या लॉजिक बना, लो इंथैल्पी ऑफ, आंसर क्या हो गया, लो इंथैल्पी ऑफ या लो हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन वही हुआ, लो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम irrespective of एल्यूमिनियम। क्या जादू करने वाला ये एग्जांपल आपको समझ में अच्छे से, मैजिक थोड़ा फील हुआ या नहीं इसमें, हाँ ना बताइए। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैसे, हाँ या ना, पहले ये बताइए कि आपको ये एग्जांपल शानदार बहुत अच्छा लगा या नहीं लगा। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैसे हाई होगी, मैं ये पंकज आपको फिर से बता देता हूं। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों बगल के एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड है, स्टेबल है, जबकि इसकी वाली जो यहां से आप 3p से निकालेंगे ये पार्शियली फील्ड है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देता है, इसलिए मैग्नीशियम की ज्यादा हो गई। चलिए देखता हूं मैं सब लोग क्या लिख रहे हैं, आपको ये अच्छा लगा, बढ़िया लगा ये जादुई एग्जाम्पल, थोड़ा अच्छा फील हुआ या नहीं। मानवेंद्र अच्छा सर, राकेश यस सर, आदर्श को भी अच्छा लगा, योगेश 1 नंबर गुरुजी, सर जी, घनश्याम को भी बिल्कुल सर अच्छा लगा, पंकज यस सर, कृतिका भी यस सर, सभी लोग, चलो बढ़िया एग्जांपल लगा, आप लोग अच्छा फील किए। गुड, वी वे ट्रैप्ड, हाँ सही बात है, ट्रैप हुए हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। कविता ने भी लिखा यस सर, धोखा खा के अच्छा लगा बेटा धोखा खा के तो हमेशा अच्छा लगता है धोखा एक्चुअली अच्छी चीज ही होती है, शुरू में थोड़ा सा बुरा लगता है बट बाद में अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो फाइनल एक राउंड अब ऑर्डर लिखने की बारी है, वो आज के क्लास में अब नहीं लिखूंगा मैं, अगले क्लास में मैं लिखूंगा उसको। बाबा कहाँ थे आप, हम तो धन्य हो गए वेरी नाइस सर, दिमाग हिला दिए सर, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो ये आज हम लोग स्टार्ट किए जस्ट थोड़ा सा 15-20 मिनट टाइम, बट आप लाइव आए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको बताता हूं ये लाइव लेक्चर था, इसीलिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला एग्जांपल क्लिक करिए ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन क्लिक करिए। अगर ये लाइव नहीं रहता, मैं रिकॉर्ड कर रहा होता, तो एक तो एग्जांपल पर एग्जांपल मैं नहीं देता, इतने सारे एग्जांपल्स भी नहीं आता, और ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला एग्जांपल तो आता भी नहीं आता। इसीलिए आप जो है अच्छे से लगातार ये करते रहिए, लाइव क्लास आइए, लाइव बने रहिए, वीडियोस जो है यहां से अब क्या होंगे, वीडियोस तुरंत चले जाएंगे कहां पर, उस चैनल पे, किस पे, आपका ये वाले चैनल पे चला जाएगा वीडियो, कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, मंडे वेंसडे फ्राइडे 9:15 टू 10:45 या 11 जो भी आप समझ ले, उसमें ये क्लासेज चलेगी। तो आप सबों को हमारे तरफ से बहुत सारा प्यार, शुक्रिया और शुभकामनाएं भी कोविड के लिए कि आप सेफ रहें, और केमिस्ट्री बाय सिद्धांत और कुमार मन्नू की तरफ से
Thank you so much. Love you all. Good night.